मैं कह सकूं कि मैं विद्यार्थियों के पास हूं। ठीक है, तो आज हम साइंस का फिजिक्स शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले हम ये जान लेंगे कि हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत शायद एग्जाम का डेट एक्सटेंड कर गया एक्सटेंड। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। ये साइंस का पार्ट है। साइंस में इतना तो जानते होंगे आप कि साइंस में 3 पार्ट होता है और केमिस्ट्री। और मैं डिग्री से बीटेक हूं। 3 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद जब यूपीएससी हुआ तो हमने ये पेशा छोड़ा, इंजीनियरिंग वाला। राइट, तो हम जो पढ़ेंगे फिजिक्स, उसी में मॉडर्न फिजिक्स पे हमने इंजीनियरिंग की है, तो हम आज फिजिक्स पढ़ेंगे। चलिए, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। कितने लोग इंग्लिश माध्यम के हैं और कितने लोग हिंदी माध्यम के हैं? मतलब हम मिला के लिखेंगे बराबर, ठीक है, दोनों, किसी में भेदभाव नहीं होगा, निश्चिंत रहिएगा आप। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। 2 लाइन में डेफिनेशन लिखूंगा कि कोई भी चीज है अगर इस धरती पे वजूद है उसका, ठीक है, और अब जैसे मैं अगर पसीना से लथपथ हूं तो ऊष्मा ऊर्जा मुझ पे काम कर रहा है। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मेरे पे क्या काम कर रहा है? ऊर्जा। यानी कि कोई भी मैटर हो, मैटर, और इस मैटर पे एनर्जी काम करे। जैसे मैं चल रहा हूं और गिरा, मैं एक ऑब्जेक्ट था, मेरे पांव में ठेस लगी, कौन सा ऊर्जा काम किया? यहां एक शक्ति काम किया है। कार्य करने की शक्ति को, क्षमता को क्या कहते हैं? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यही है ना? तो एनर्जी एग्जिस्ट करता है, खत्म नहीं होता, और ऑब्जेक्ट है, वरना ये यूनिवर्स का क्या मतलब है? तो इन दोनों का अंतर क्रिया, इंटर रिलेशन को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जब ये दोनों आपस में क्रियाएं करें, तो अनन्य क्रिया, एनसीईआरटी का लैंग्वेज क्या है? अनन्य क्रियाओं को, मतलब ऊर्जा और द्रव्य के अनन्य क्रियाओं को क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो आपस में जो ये दोनों का क्रिया होता है, काम होता है, मिलकर जो रिजल्ट आता है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, परीक्षा में नहीं पूछेगा। एक सामान्य अवधारणा होती है कि किसी चीज को शुरू करने से पहले हम ये पूछते हैं कि भैया बताइए आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। जैसे हम भी इंटरव्यू में अगर बैठते हैं तो हमसे पूछा जाता है, ये इंट्रोडक्शन पूछने का क्या सेंस होता है? उनके पास सारा डेफ होता है, डेफ मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये यूपीएससी में भरा जाता है, तो उनके पास हमारा सारा डेटा है, फिर भी पूछते हैं कि व्हाट इज योर पर्सनालिटी, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बताने का सीधा सा अर्थ होता है कि बातचीत का शुरुआत कैसे करें। जैसे 2 लाइन बोलिएगा वहीं रोक देगा, और तीसरा उसका नजर आ जाएगा, प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है, फिर दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न वहीं से निकलता है। तो ये हम लोग जो एक गुफ्तगू शुरू करने वाले हैं, तो उसका ये सामान्य डेफिनेशन है। ठीक है, फिजिक्स में अच्छा एक प्रश्न बनता है यहां से कि फादर ऑफ फिजिक्स मतलब, हाँ? अच्छा, और कोई? एक व्यक्ति के 3 माताएं सुने हैं आपने, एक विषय के 3 पिता नहीं सुना होगा। इसके हैं, ये चर्चा में प्रश्न रहता है कभी कभी, तो इसको देखेंगे। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स मतलब भौतिकी के पिता, फादर ऑफ फिजिक्स। Don't worry, I'm able to speak in English and Hindi both equally. Don't worry about the language. मैं लिखूंगा भी इंग्लिश में, बोलूंगा भी इंग्लिश में। अरे क्या आ गया, इसको बाद में देखेंगे। तो देख लेते हैं, 3 लोग हैं। कौन कौन है फादर ऑफ फिजिक्स?
एक है गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली नाम है इनका, हिंदी में लिखेंगे ऐसे, गैलीलियो गैलीली। ये इसके पिता कहलाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने, ये क्या थे, ये तो एक खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री समझते हैं? हाँ, एस्ट्रोलॉजर, खगोल शास्त्री थे, भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने क्या खोज की थी? नहीं, ये आदमी इतना खतरनाक था कि तब के जमाने में ये कल्पना कर लिया था, एक दूरबीन बना लिया था। क्या बनाया था इसने? और जो काम पहले होता है, आज दूरबीन बनाया ही नहीं था, इसने बृहस्पति के चांद, 4 चंद्र में देख लिया अपने दूरबीन से। ये इन्होंने सबसे पहले कल्पना की थी, गैलीलियो ने। ठीक है, क्योंकि आधुनिक साइंस में अगर कुछ गिने चुने लोगों का नाम आता है जो अचानक एक ड्रास्टिक चेंज किया पूरे विज्ञान के जगत में, तो एक ये हैं, और एक न्यूटन साहब हैं, और तीसरा अल्बर्ट आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन को तो 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। बाद में जब लोगों को होशो हवास आया कि अच्छा, साइंस में ये भी हो सकता है, ये आदमी एनर्जी, सनलाइट के जो स्पीड ऑफ लाइट है, मास है, इन तीनों में रिलेशन क्रिएट कर दिया। 1921 में इसको नोबेल से नवाजा गया। बताएंगे आगे, पहले इनको देख लेते हैं। तो ये दूरबीन, और इस दूरबीन से बृहस्पति, इनके 4 चंद्रमा की खोज की। ठीक है, इतना मायूस मत बैठिए, बिल्कुल गले पे हाथ रख के, और ऐसे थोड़ा सा युवा की तरह रहिए। कह सकते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। पृथ्वी के उपग्रह, ठीक। उसके बाद इसलिए इनको पिता कहा गया। ठीक है, दूसरा जो पिता है फिजिक्स के, उनका नाम क्या है? न्यूटन, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, इन्होंने सबसे फेमस चीज जो खोज की थी, जब अभी कोरोना आया था, तब भी एक बहुत बड़ा बीमारी था, तो ये छुट्टी पे गए थे, यूरोप में रहते थे, कुछ दूरी पे घर था, तो सब कुछ लॉकडाउन में चल रहा था, तो ये भी रेस्ट कर रहे थे कमरे में, और खोज कर दिया क्या? ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन का हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण। किसकी खोज की इन्होंने? सेव गिर रहा है और गिरते आ रहा है। मानव सभ्यता के तकरीबन 10 लाख पहले के इतिहास से सब लोग देख रहे हैं, कोई भी सामान या कोई भी वस्तु अगर आसमान से गिर रही है तो जमीन पे गिरेगी। बट ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा जमीन पे ही क्यों गिरेगी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। और जब ये सोचते हैं, फिर इसका एक नया इजाद कर देते हैं। जो भी काम पहला होता है उसके लिए भाई श्रेय जाता है। हाँ बोलिए, कुछ दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए। आइजैक न्यूटन, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, न्यूटन बोलते हैं। ग्रेविटेशन खोज किया। ग्रेविटेशन के अलावा और क्या इन्होंने बताया? कैलकुलस लिख दिया इस आदमी ने। अभी भी 12th क्लास में 45 नंबर का कैलकुलस, 44 नंबर का कैलकुलस पूछता है, और सारा फिजिक्स इसी कैलकुलस पर निर्भर है। गणना कैसे की जाएगी किसी चीज की, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। ग्रेविटेशन की खोज कर दी इन्होंने, कैलकुलस की खोज कर दी, और इससे भी बड़ी बात, गैलीलियो साहब ने एक गति का इनर्सिया दिया था, जड़त्व का नियम। गति की शुरुआत, गति का सापेक्षिक नियम दिया था इन्होंने। तो इसी गति के सापेक्षिक नियम को आधार बनाते हुए न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया।
लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं गति के नियम। अब ये जरा सोचिए, ये गति का सापेक्षिक नियम क्या था? जैसे ऑटो पे आप या बस पे ऐसे बैठती हैं, तो देखिएगा ये बस का ऊपर वाला ये कोई अभी किसी ने ऑब्जर्वेशन किया है, मुझे नहीं पता, अभी कर लोगे, याद आ जाएगा। ऐसे पकड़ा है कोई आदमी, तो ये ऊपर वाला चीज रुका हुआ है, पांव जमीन पे है, सरफेस पे पांव है, ऐसे पकड़ लिया, बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगाया, आप ऐसे होते हो। रीजन है कि ये वाला स्थिर है, पांव भी सरफेस पे स्थिर हो गया, ऊपर वाला भी स्थिर हो गया, बीच वाला ये तो मोशन में था, यही मारता है। जैसे ऑटो पे बैठे, ऑटो अचानक घूमता है तो इधर गिरोगे, इससे पहले तुम बैलेंस कर लेते हो। यही बात बताया था सबसे पहले किसने? गैलीलियो ने। उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम। किसी भी गोलंबर से आप टर्न लोगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक बत्ती जलेगी, बेटा अभी जड़त्व काम करेगा, उसके नाम से नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि एक फोर्स काम करेगा जो हमें बाहर फेंकेगा। उसको रोकने के लिए एक बैलेंस ऑफ फोर्स का तुम इस्तेमाल करते हो, अपने हाथ का, और अपने बॉडी को रोकते हो। करते हो ऐसा? इसी बात को सबसे पहले इन्होंने किया, और इसी को आधार बना के न्यूटन ने आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दे दिया अपने नाम से। 3 नियम दिए, थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए भी इनको फिजिक्स का पिता कहा जाता है। अब बारी आती है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने क्या किया था? E बराबर ये दे दिया था, सापेक्ष, मतलब कंपेयर करके और दोनों में रिलेशन बना दिया था इसके लिए। और ये बहुत बड़ा काम था, ये छोटा मोटा काम नहीं था, इसके कैलकुलेशन कई महीनों तक चलता रहा। तो उस वक्त का सबसे बड़ा काम इन्होंने किया, इसलिए आधुनिक फिजिक्स के पिता के तौर पे अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है। 1921 में इनको इसी आधुनिक फिजिक्स में योगदान के लिए आधुनिक भौतिकी के लिए नोबेल दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, तो ये पिता की बात हमने कर ली। एक प्रश्न बनता है, तो बनने वाले समस्या से निदान मिल गया। अब रही बात, तीनों ऑप्शन में हो तो आपके पास, आपके बीपीएससी जो पैटर्न से लेती है परीक्षा, उसमें एक ऑप्शन होता है एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो इस जंजाल से भी मुक्ति पा लीजिए कि तीनों नाम हो तो तीनों सही है। ठीक है, एक हो तब तो आपको पता ही है, 2 हो तो भी पता है। इसमें कोई डिबेट नहीं है कि कौन पिता है, तीनों पिता हैं, क्योंकि तीनों ने इस फिजिक्स के मामले में अविस्मरणीय योगदान दिया है, अनफॉरगेटेबल। ठीक है, अब बारी आती है, फिजिक्स के बारे में हमने समझ लिया ये। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, क्या पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है। ये तो एक इंट्रोडक्शन था ना, अभी प्रश्न कैसे पूछा गया था पिछले बार आपके इसमें, मतलब तीनों पेपर से हमने उठाए हैं। ठीक है, देख लेते हैं जरा। ये तीसरा प्रश्न आ गया, प्लस से नहीं आएगा बेटा। अच्छा, हमने बीच में ही लिखना शुरू कर दिया था। PYQ है आपका जियो स्टेशनरी, ये आ गया है टेक्नोलॉजी से। जियो स्टेशनरी या जो स्थिर भूगर्भिक होता है, जिसमें DRDO और इसरो काम करती है, उसका ये प्रश्न है। बट ये पढ़ेंगे टेक्निकल, ये लास्ट में पढ़ेंगे हम, साइंस एंड टेक वाला हिस्सा है। ये क्वेश्चन है कि जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पे होते हैं। ये प्रश्न था शायद पिछले या दूसरे, मुझे याद नहीं है, बट हमने तीनों पेपर के कॉम्बिनेशन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था, अगर कोई शामिल था इस परीक्षा में तो उसको याद होगा, क्योंकि इतना पुराना है नहीं, है नहीं, 35,000 के आसपास होता है। वो बता देंगे, वो तो कहानी ऐसा छपेगा दिमाग में, ये गारंटी है। जो पढ़ा के निकलेंगे ईश्वर भी टाल नहीं सकता आपके दिमाग से।
ये दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कही जाएगी आपके सामने। साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी का प्रभाव आपके दिमाग पे डाला जाएगा जिससे आप भूलेंगे नहीं। ये था किसी परिपथ लिख दिया है, परिपथ था, ठीक है, परिपथ था विद्युत विद्युत। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, बहुत टफ काम नहीं है, बहुत सामान्य स्तर का प्रश्न है। अरे भाई, प्रदीप्त ट्यूब प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये अभी अभी जो पेपर कैंसिल हुआ आपका, उसी में पूछा गया था। अगर आप बैठे होंगे तो आपको ध्यान होगा। प्रदीप्त ट्यूब में मतलब जलते हुए ट्यूब में कौन सा इसमें होता है, यह प्रश्न था। है? कौन था? आंसर बताइए। चलिए बताएंगे, ये तो हम उसमें मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया था पिछले बार ही। तो बहुत सामान्य स्तर का प्रश्न है, और हम तो इस 10-12 दिन के सेशन में हम पूरा फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से करेंगे ताकि हमारा प्रश्न ना छूटे। हाँ ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपसे, आप कोई दिक्कत हो तो बने, ठीक है। चलें, प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्धारित करती है? ये भी फिजिक्स से है। ये शायद थियरी 2 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग बैठे तो होंगे ना किसी ना किसी एग्जाम में, पीछे बैठे हैं आप लोग? हाँ, अरे सब में मिला के लिया हमने, 2-2, 1-1, 3-3। चलिए, अरे कोई बहस करने वाली बात है नहीं। 6 से लेके 10th तक का साइंस एनसीईआरटी का सेम है सबके लिए, ठीक है। अभी चैप्टर में लिखूंगा आपके सामने, यहां से पढ़ेंगे और उतना में काम हो जाएगा। ये प्रश्न है, कोई टफ काम नहीं है बहुत। ये केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये ओवरव्यू दिया मैंने कि हमें किस दायरे में रह के पढ़ना है। सामान्य स्तर के प्रश्न है, और मैं आपको हर एक बनने वाले प्रश्न पे टिक करूंगा। मैं यहां बैठ के यही काम करता हूं, एनालिसिस करना है। किताब लिख रहा हूं यहाँ यूपीएससी और पीसीएस के लिए, तो मैं, आप लोग देखते होंगे कि दिन भर जाके बैठते हैं, वो किताब का एनालिसिस करते हैं हम। रोज कम से कम जिस स्टडी होता है और बातें उसको निकाली जाती है, एनालिसिस की जाती है। तो हमने एनालिसिस किया है आपका, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब शुरू करते हैं कि हम कौन सा चीज शुरू करेंगे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं स्केलर वेक्टर। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं मोशन में। लीवर पढ़ने वाले हैं। चौथा में पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। हिंदी में भी मैं लिख रहा हूं, हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रक एंड विमा, इसको बोलते हैं अदिश सदिश, इसको बोलते हैं उत्तोलक, इसको बोलते हैं गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं उसको बेसिकली। अब पढ़ेंगे हम सर्कुलर वर्क पावर एनर्जी, जिसको बोलते हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति। ये लिखवाने का मेरा मोटो ये है कि आपको सब कुछ पता चले कि हम बाउंड्री के अंदर अंदर काम करेंगे, ठीक है। 6 में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन,
एन स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको बोलते हैं वृत्तीय गति एवं रेखीय गति। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एसएचएम। एसएचएम समझते हैं आप? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जिसको आप पेंडुलम कहते हैं। और मजे की बात यह है कि 19 वर्ष के आयु में गैलीलियो ने इसका भी परिकल्पना कर दिया था। जिस वक्त जिस उम्र में हम क्या करते हैं, डोलते हैं भंवरों की तरह, उस उम्र में इसने डोलने वाला सामान सबसे बड़ा, सबसे पहले पेंडुलम की परिकल्पना कर लिया था 19 वर्ष के उम्र में। 1667 का सन चल रहा था तब ये खोज किया था। तो गैलीलियो इसीलिए पिता भी कहा जाता है। चलिए एसएचएम, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन या हिंदी में बोलते हैं आवर्त गति। ठीक है, 8वां कहां का कहां भाग रहे भाई। ठीक है, अब लिखते हैं वेव एंड साउंड। इसको क्या बोलते हैं? तरंग तथा ध्वनि। अब तरंग ध्वनि के बाद होगा चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं चुंबकत्व। वेव साउंड के बाद हीट एंड टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं ऊष्मा तथा ताप। 11 नंबर, प्रकाश का नाम जानते हैं आप? लाइट। ग्रेविटेशन का नाम जानते हैं? हालांकि पहले पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में आ गया, पहले ध्यान पे नहीं आया था ये। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। इलेक्ट्रिसिटी का नाम जानते हैं? विद्युत, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? साउंड हो गया है, मिरर लाइट में ही आता है। और कुछ छूट रहा है क्या? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसी में हम समेट लेंगे पूरा जो भी। अब जब हम क्रम से चलेंगे तो छूटेगा कुछ भी नहीं। ये एक आपका लेआउट है, इसी यही सिलेबस है टोटल का, इसका 6 से लेके और 12 तक। मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स में कुछ नहीं है, वो लॉजिक, गेट, छोटा छोटा, ये बहुत ज्यादा दायरा नहीं है। ये जो है इसके पहले हमने जो भी लिखवाए वो है। ठीक है, ऐसे अब थोड़ा सा एनर्जी के फॉर्म में आइए और ऊर्जावान रहना है। आओ लावा बनकर धधके बारूद बने विस्फोट करें, इस भ्रष्ट व्यवस्था के घर पे हल्ला बोले कुछ चोट करें, यूं शीश झुकाकर मत बैठो, आगे बढ़कर हुंकार भरो, ये सारी राहें तुम्हारी है, आगे बढ़कर अधिकार करो। अधिकार करना है एकदम। ये तीनों लोग बड़ा सुस्त हैं, पता नहीं क्यों। मतलब खुश रहिए। शुरू करें अब? फिर आ गया ये। चलिए, पहला चैप्टर का नाम है यूनिट। यूनिट एंड डायमेंशन। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लिख लीजिएगा? मात्रक एवं विमा। अच्छा, फिजिक्स को अगर कोई पूछे कि कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, 8 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है।
8 भागों में लिखवाना जरूरी है या मैं बता देता हूं ऐसे ही। 8 भागों में कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स बोलते हैं उसको, यांत्रिकी, मैकेनिक्स। उसके बाद बोलते हैं साउंड, जिसे ध्वनि विज्ञान बोलते हैं, ध्वनि का के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। फिर चुंबक के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फिर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं और लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये डिवीजन करके पढ़ा जाता है और उन्हीं तमाम भागों का ये जो चैप्टर अभी हमने लिखवाया वही है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे इसमें कि फिजिक्स में जब हम एंटर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि फिजिक्स जिस पृथ्वी पे रहना है उस पृथ्वी के, जैसे आपको जीवन जीना है तो बेसिक चीजें पहले आपके पास होनी चाहिए। जैसे घर बसाना है, मतलब घर बसाना है मतलब एक वाइफ को छोड़ के और भी घर बसाया जा सकता है। घर बसाने का मतलब है कि अकेले स्त्री, अकेले पुरुष अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए क्या क्या चीज बेसिक नीड्स होती है उसकी, तो कम से कम एक घर में एक सोने के लिए, खाने के लिए और नहाने के लिए कुछ 3-4 चीजें हों, एक जीवन यापन किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, एक बेसिक चीज। तो हम फिजिक्स में चलेंगे, इससे पहले फिजिक्स में क्या क्या टर्म यूज होगा, बिना उसके अधूरा है फिजिक्स, वो चीज जानते हैं। उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, राइट। फिजिकल क्वांटिटी में 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ाते हैं। किताब बोलता है 2 ही होता है, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। बट आज आप जान लीजिए कि हम पहला जो फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पहले तो ये समझेंगे कि ये होता क्या है। वैसा मैटर या वैसा पदार्थ जिसका मापन किया जा सके, वही है फिजिकल क्वांटिटी, जिसका मेजरमेंट किया जा सके। समझ रहे हैं आप लोग? ये 3 तरह से डिवाइड है। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे दे दूंगा पी क्यू तो समझ जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। और एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है, तो ये जो है वेक्टर वाला और स्केलर वाला हम अगले चैप्टर में काउंट करेंगे, बट अभी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम जानेंगे कि यूनिट क्या होता है। ठीक, करूं स्लाइड चेंज? हिंदी लिखूं? इसको बोलते हैं मूल राशि। ठीक है, किसी किसी किताब में इसको लिखा रहता है आधारभूत राशियां। कोई दिक्कत? चलिए, स्केलर क्वांटिटी जब हम जिक्र करेंगे तब हम बात बता देंगे। आइए, ठीक है, तो मैं यही लिख देता हूं यूनिट। चलिए, यूनिट क्या है? ठीक है, तो कोई भी चीज जब हम मापते हैं, मापते क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो वैसा मैटर, वैसा पदार्थ, वैसा द्रव्य जिसको मेजरमेंट किया जा सके तो फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात है मात्रक की, तो कोई ना कोई राशि होगी जिसका मात्रक होगा। तो जब भी हम मात्रक या यूनिट पढ़ते हैं, इसको हिंदी में मात्रक बोलते हैं, तो ये मान के चलिए कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आपको यही लिखना है कि कोई भी चीज अगर मेजर करना है, मापना है, मापन करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। 2 चीजों की जरूरत होती है। उस 2 में क्या है? एक संख्यात्मक परिणाम होता है, संख्यात्मक, और दूसरा मात्रक।
किसी भी चीज को मेजर करिएगा तो उसमें दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू और एक होता है इंडिकेशन, जिसको सिंबॉलिक, तो उसको बोलते हैं मात्रक। ठीक है, मतलब यूनिट। तो वो जो दूसरा पार्ट है वही यूनिट हो जाता है। यूनिट का कोई अलग से चीज नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए चीनी आपको लेना है, या कोई चीनी एक मैटर है, एक द्रव्य है, एक वस्तु है। तो जब चीनी आपको लेना है तो इसको आप बोलिएगा ना कि 5 kg, तो 5 जो है इसका न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका परिणाम है एक्चुअल। सिर्फ 5 कहने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब आप केजी बोलिएगा तो यही होगा जो आपका क्या होगा, मात्रक होगा, और ये होगा उसका परिणाम, मैग्नीट्यूड, या उसको बोलेंगे न्यूमेरिक वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, न्यूमेरिक वैल्यू या संख्यात्मक। अब दिमाग में चल रहा होगा सर मात्रा का परिभाषा ही नहीं है। हम आपसे पूछेंगे साइकिल चलाने की परिभाषा बताइए। आप कहिएगा कि देखो देखो भाई सुनो, क्या करना है कि साइकिल पकड़ना है, सामने देखना है, पैडल चलाना है, ऐसे साइकिल चलाते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा किसी मानव ने सीखा है क्या याद करके साइकिल चलाना? यानी कि करोगे ऑटोमेटिकली यह आभास होगा कि साइकिल ऐसे चलाते हैं, फिर आंख बंद करके भी, फिर हाथ छोड़ के भी, तरह के तमाशा। मेरे कहने का मतलब है कि मात्रक को बताने के लिए लिखना ही पड़ेगा कोई राशि, कोई फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में वो सब कुछ आ जाता है जो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? तो यूनिट को समझने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को लिखने के लिए दो शब्द की जरूरत होती है, एक होता है संख्यात्मक और दूसरा होता है मात्रक। तो जो दूसरा मात्रक उसका सिंबल होता है बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए, वही कहलाता है क्या, यूनिट। ये भी किसी परीक्षा में नहीं पूछेगा, आपको समझना है कि क्या है। समझ गए आप? तो जो दूसरा वाला है वो क्या है, मात्रक, और पहला संख्यात्मक, न्यूमेरिक वैल्यू। तो आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज आप फिजिकल क्वांटिटी होगा तो फिजिकल क्वांटिटी पहले तो तभी होगा जब वो मेजरमेंट किया जा सकता है, राइट? तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक न्यूमेरिक वैल्यू और जो दूसरा होगा न्यूमेरिक के अलावा वही होगा यूनिट। कोई दिक्कत? चलिए, अब रही बात, हम ये सीख गए कि यूनिट क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिट कितने टाइप से होते हैं, कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ यूनिट्स इसको बोलते हैं, या ये जो मात्रक सिस्टम है इसका कितने प्रकार होते हैं। तो 3 तरह से, एक होता है CGS पद्धति या CGS सिस्टम बोलते हैं, एक होता है पद्धति। ये मात्रक के पद्धतियां हैं, सिस्टम है, 3 तरह से किया जाता है मात्रक। कितने तरह से? 3 तरह से। और एक होता है MKS पद्धति। CGS पद्धति इसमें जो C होता है इसको सेंटीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। ये जो है ये क्या होता है? ग्राम। और ये होता है सेकंड। CGS को सेकंड, ग्राम और सेंटीमीटर। आप तीनों में एक चीज नोटिस करिएगा, वहीं से हम फंडामेंटल राशि पे आ जाएंगे। फंडामेंटल मतलब मूल राशियां जो होती हैं वहीं से आ जाएंगे। CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये जो पद्धति है ये फ्रेंच पद्धति है। क्या है? इसको फ्रेंच सिस्टम बोला जाता है।
या हिंदी में भी वही आप लिख सकते हैं फ्रेंच, या इसको मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। मीट्रिक क्यों? क्योंकि मीटर से, इसमें सेंटीमीटर मीटर का ही छोटा रूप है, इसको भी मीट्रिक कहते हैं। अब आइए इसमें, एफ का मतलब क्या होता है? फुट। पी का मतलब, और एस का मतलब सेकंड। ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज बताऊंगा तीनों में क्या है, क्या हो रहा है। चलिए, एम के एस, इसमें एम क्या है? मीटर। के क्या है? किलोग्राम, मतलब केजी। और एस क्या है? सेकंड। इसमें बेसिक तीन ही चीज है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या हो सकता है, वो किसी ना किसी समय पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, या किसी ना किसी टाइम पे होगा, या उसकी लंबाई होगी, या उसका मास होगा। मास जब भी मैं बोलूं तो द्रव्यमान से मत उसको आंकिएगा, सॉरी भार से, वेट से। वेट अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है। कैसे? जैसे मैं अगर यहां हूं और कोई ऐसा कैप्सूल मिले जिसमें मैं घुसू और चंद्रमा पे चला जाऊं, तो मेरे ये जो 5 फिंगर मतलब 10 फिंगर, ये पांव और सब कुछ सलामत है, मैं एज इट इज ऐसे जाके चंद्रमा पे लैंड कर जाऊं, तो मान लीजिए मेरा हाथ ही गल जाए रास्ते में, ऐसे हो जाए, तो ये मेरे द्रव्यमान में कमी है। बट सब कुछ ठीक है, तो मेरे द्रव्यमान में जो मैं यहां था वैसा वहां पे हूं, तो द्रव्यमान में कमी तभी आएगी जब मेरे अंग का छत बिछत कर दीजिए आप। वरना मैं एज इट इज अगर चंद्रमा पे गया तो मेरे द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन भार में कमी आ जाएगी, वेट में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जिस ग्रेविटेशन से खींचती है किसी वस्तु को, चंद्रमा उतना नहीं खींचता है। 1/6 पार्ट से डिवाइड कर दीजिए तो थोड़ा कम हो जाता है उसका ग्रेविटेशन, इसीलिए तो जाते हैं और फिर वैसे जंप लेते हैं 2 4 5 बार, वहां जो भी लोग उतरता है, क्योंकि ग्रेविटेशन कम है कंपेयर टू अर्थ। आप समझ रहे हैं? भार और उसमें द्रव्यमान में ये बेसिक चीज है। ये तीन चीज हमेशा कॉमन है, यानी कि कोई भी चीज होगा, अगर ये पेन है तो इसमें मास है अपना, इसकी लंबाई है कुछ, और ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी ना किसी समय में ये बना होगा, और किसी ना किसी समय में इस पर चर्चा हो रही होगी। मतलब टाइम किसी से बाध्य नहीं है, टाइम यूनिवर्सल है, वो है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आप नहीं होगे तो भी टाइम है, ठीक है? समय ईश्वर है। महाभारत में कृष्ण याद है आपको? ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए ये तीनों। अब आप इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। इसको ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, और इसको जो है एमकेएस को, इसको भी मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, या मीट्रिक पद्धति। जब मैं मीट्रिक बोलूं तो इंग्लिश का ही है, उसको हिंदी में भी मीट्रिक और इंग्लिश में भी मीट्रिक ही लिखेंगे। मीट्रिक पद्धति लिखूं तो पद्धति का आप लिख लीजिए सिस्टम, इसका अंग्रेजी क्या होता है पद्धति का? सिस्टम, ठीक है? और बीच में कहीं भी आप हिंदी या इंग्लिश में चूकें तो आप बिना सोचे और बिना लाग लपेट आपसे पूछ लीजिए। और मजा तो तब आता है क्लास में जब आप प्रश्न पूछे नहीं, प्रश्न दागें, तब आता है कि हाँ अभी मैं सही बच्चों के बीच में हूं। अब कैसे दागोगे? सीजीएस को सेंटीमीटर, जी को ग्राम और एस को सेकंड, इसको बोलते हैं फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच में। और चूंकि ये मीटर से संबंधित है, मीटर का ही छोटा रूप है, इसलिए इसको मीट्रिक भी बोलते हैं और इसको भी मीट्रिक बोलते हैं। इसको ब्रिटेन से लिया गया था। क्या ये कहां से लिया गया था? ये सिस्टम डेवलप किया गया था, इसका इतिहास 1763 से है। हालांकि ये सिस्टम पूरी दुनिया में कमोबेश चल रही थी, लेकिन 1967 में मेजरमेंट डिपार्टमेंट जो
होता है जो नाप तौल डिसाइड करता है इंटरनेशनली, उसने 1967 में एक फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, वहां तय हुआ कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा मेजरमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे जो पूरे कंट्री में सेम हो। तो उन्होंने इसी को थोड़ा सा सुव्यवस्थित और एक्सटेंड करके इसी एमकेएस को जो पहले से चल रहा था, इसी को उन्होंने एसआई सिस्टम में तब्दील कर दिया, जिसका नाम था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या उसको उस भाषा में, उनके भाषा में क्या बोलते हैं, डी या ऐसे दे सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसे बोलते हैं वो, बट हम उसको सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट नहीं, ये एक मतलब सम्मेलन के थ्रू इसका, क्योंकि ये कमोबेश सभी कंट्री में ये माना जाता है। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन नहीं मानते हैं, उनका पाउंड चलता है। फ्रेंच हाँ, इनको मानना पड़ता है। बेसिकली यही चीज वो है, इसमें कोई वो अलग चीज नहीं है। आप देख रहे हैं सेंटीमीटर है, ग्राम है, और वो है, इसीलिए इसको मीट्रिक और इसको मीट्रिक कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन नहीं मानते, पाउंड में वो काउंट करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये। अच्छा, ये 1967 में जो मैं बता रहा हूं, हाँ बोलिए। हाँ, जनेवा वाला जो आप बोल रहे हैं, वो सम्मेलन हुआ था मोल को फंडामेंटल राशि में जोड़ने के लिए। मोल आप समझते हैं, फंडामेंटल में 7 राशियां होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसमें सबसे आखिरी में मोल होता है, उसको 7वां फंडामेंटल राशि को ऐड करने के लिए हुआ था समझौता, मतलब सम्मेलन। ठीक है, महाअधिवेशन जिनेवा में, और ये बोलते हैं कि तकरीबन इसी साल के आसपास हुआ था। किसी किसी किताब में मिलेगा 1960 से 61 या 1960, कहीं 1967 और कहीं 1971। तो ये जो बात हुआ था 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1971 में, जब मोल को, अभी मैं आगे बताता हूं उसको, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए। अच्छा, जिनेवा वाला लूसेंट दिया है शायद, लूसेंट का साइंस है जिनेवा, हाँ ठीक है, गूगल पे खोजिएगा मिलेगा, फ्रांस का पेरिस। INCERT खोजिएगा उसमें भी पेरिस मिलेगा, और जिनेवा वाला मिलेगा। मतलब महाधिवेशन जो हुआ था 1971 में एक हुआ था, जिसमें मोल को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। इतना तो समझ में आया, लिख लिए। चलिए, अब हम फिजिकल क्वांटिटी जो 7 होते हैं, क्योंकि अगर फिजिकल राशि है तो ये मान के चलिए कि फिजिकल यूनिट्स भी होंगे, मतलब सॉरी फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे, है ना। जब राशि है तो उसका मात्रक होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं देखिए। पहला, याद करिए सब में क्या था, लंबाई था ना सब में, तो लंबाई। ठीक है, लंबाई को क्या किससे इंडिकेट करते हैं? मीटर से। ठीक है, कोई दिक्कत? एम स्मॉल लिख देंगे, ये स्मॉल एम है। उसके बाद दूसरा, ये इसका ऐसा यूनिट है, क्या है? ये जो यूनिट लिख रहा हूं, चूंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये फंडामेंटल क्या होगा? यूनिट होंगे। अगर आपके परीक्षा में पूछे कि फंडामेंटल यूनिट कितने? 7। फंडामेंटल राशि क्वांटिटी कितने? 7। ठीक है, तो लंबाई एम। लंबाई के बाद एक और चीज था जो कॉमन था, द्रव्यमान। द्रव्यमान था ना सब में, द्रव्यमान, इंग्लिश में मास बोलते हैं इसको। क्या था ये? बोलिए। केजी। मास को क्या बोलते हैं? केजी। और तीसरा क्या था? टाइम। यही तो था, टाइम, समय। इसको किससे? सेकंड, राइट, स्मॉल एस से। पांचवा बताइए क्या था? मतलब
पांचवा भी चीज होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय हो गया। अब टेम्परेचर, क्यों क्यों फंडामेंटल क्यों है? जब तक आप हैं आपको ताप महसूस होगा, क्योंकि आपका जो बॉडी बना है वो उसके लिए बना है, मतलब आपको एक बैलेंस पर्यावरण में रहने के लिए बनाया गया है। मतलब आप वैसे पर्यावरण में रह सकते हैं, बट आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है अंदर, जैसे ठंड के दिन में आप कांपते हैं, दांत किटकिटाते हैं, तो वो तो आप मेंटेन करते हैं अपने बॉडी को ना, क्योंकि बाहरी तापमान से आपको दिक्कत है। आपके मुंह में अंदर हाथ लगा दिया जाएगा तो वही 37 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। भाप जब आप आंख में लग जाता है झटका, तो कपड़े से करके जब भाप लगाते हैं आंख पे तो गर्म भाप आता है ना, क्योंकि आपके अंदर का टेम्परेचर सामान्य है, बाहर कुछ भी हो। अगर ज्यादा देर तक बाहर का टेम्परेचर अगर आपको दिक्कत पहुंचाएगा तो आपके शरीर पे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, कुछ देर तक आप सरवाइव करिएगा। जब मामला अंदर तक जाने लगेगा तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी और फिर आप शिथिल हो जाइएगा। समय, समय के बाद क्या है? तापमान, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? केल्विन। पांचवा, तापमान के बाद और बताइए क्या होता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। अब कहिएगा कि सर ये कैसे फंडामेंटल हो सकता है? हो सकता है। अब बिना लाइट का अपना जीवन इमेजिन कीजिए, आपको सब कुछ छीन लिया जाए और लालटेन में पढ़ने के लिए बोल दिया जाए। पढ़ सकते हैं, असंभव नहीं है, बट अब मुश्किल है थोड़ा सा कल्पना करना। जो लोग भी 2000 से पहले के जन्मे हैं, 90 के दशक में, वो लालटेन से ही पढ़े थे, क्योंकि सब जगह बिजली थी नहीं। अभी भी बहुत जगह नहीं पहुंची है, चल रहा है प्रोसेस में, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा मामला। लेकिन बिना लाइट का कल्पना है, मतलब हर एक चीज अब लाइट खींच लीजिए तो सब कुछ जग सुना सुना लगे, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। एक दिन 10 दिन इंटरनेट बंद करके देखिए, वो जो टोटो नहीं बजेगा फिर मन लगेगा अरे 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 क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए छठा क्या है? प्रकाश की चमक भी तो होनी चाहिए, कोई चीज है तो ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सातवां है लास्ट में पदार्थों का, हाँ, पदार्थों की मात्रा, या इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। पदार्थों की मात्रा, ये बाद में, ये आपको आखिरी में जोड़ा गया था, इसके लिए भी सम्मेलन हुआ था, तब मोल को जोड़ा गया था, क्योंकि केमिस्ट्री में मोल एक काउंटिंग, मतलब एक अहम योगदान निभा रहा था और इसके बिना चीजें कैलकुलेट करना मुश्किल हो रही थी, इसलिए इसको फंडामेंटल में। फंडामेंटल का मतलब होता है कि आपके पास एक मकान बनाने के लिए सीमेंट हो, ईंट हो, रॉड हो, गिट्टी हो, बालू हो, सब कुछ हो, पर बताइए एक वैसा कौन सा चीज है कि कुछ भी नहीं रहे लेकिन वो रहेगा तो काम हो जाएगा? है यार, ईंट, कम से कम कमरा तो बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ भी ना हो, ईंट हो तो घर बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये ऐसे राशि हैं कि ये रहे तो पूरा फिजिक्स पढ़ सकते हैं आप। देखिएगा पूरे फिजिक्स में इन्हीं सब के आसपास घूमिएगा कि नहीं, ठीक है? तो मैं ये बात कह रहा हूं, ठीक? चलिए, बीच बीच में मेरा ये आदत, आप तो बहुत कम बोल रहे हैं, मतलब ये बहुत कम लोग भी हैं, चंद लोग हैं और बहुत कम बोल रहे हैं, और उम्र भी मैच्योरिटी वाला है शायद, कोई या तो मेरे सामने ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत सीधा और साधारण ऐसे, वरना बच्चे कुछ बोलते हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और मेरे मुंह से मैं जवाब देता हूं शायरी में, आप यकीन नहीं करिएगा। मैं विकास सर के प्रिय, मैं अभी तो इंटरनेट पे हूं शायद, उनके प्रिय विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी हूं। हाँ,
उनके ही कहने से मैंने यूपीएससी अभी पॉज लिया है 1 साल का। तो मैं बात करता हूं शेरो शायरी में, मतलब कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। तालियां गूंजनी चाहिए जैसे लगे कि लोग हैं यहां जीवित, मृतों के समान नहीं। थोड़ा सा एक्साइट, अरे रुको रुको, अभी बजा कहां, अभी तो बोला नहीं है। शायर 2 जगह मर जाता है, बिना टाइम का ताली और वाह बोल दे कोई, टाइम आने दीजिए। हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। तालियां मारिए, उम्र नहीं बीत गया है कि नहीं नहीं हमको तो कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। खूब इंजॉय ऐसे तो होना चाहिए कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जीलो की कल का भरोसा नहीं। वो देते हैं अगले जन्म का भरम, जिनके अगले ही पल का भरोसा नहीं। आपको जीवित रहना है, उसूलों पे जहां चाहे टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ऐसे होना चाहिए, दम होना चाहिए, युवा दिखना चाहिए चेहरे पर। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ भैया, चलिए। अब किधर था, है? अच्छा, मोल ही होता है इसका। सी लिख दीजिए, सी है ऊपर वाला विद्युत धारा। अच्छा, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर हिंदी में भी एम्पियर होता है। ठीक है, अब लिख लिया आपने। और ये है इसका ऐसा यूनिट, तो आधारभूत यूनिट है। अब यहां होगा डायमेंशन, ये साथ साथ करिएगा क्योंकि ये जरूरी होता है। देखिए ये जो है, कभी भी डायमेंशन का क्या मतलब है, डायमेंशन का मतलब है कि मैं अगर 5 फुट 11 इंच का आदमी हूं तो 5 फुट 11 इंच क्या है एक्चुअली में, मेरा बीमा क्या है, मेरा डायमेंशन क्या है, मेरा ये लंबाई है, ये डायमेंशन है मेरा। ठीक है, तो ये लंबाई है, तो लंबाई है ना, ये एक्चुअली ये तो इसका संकेत है, ऐसा यूनिट है। बट ये मीटर, दरअसल मीटर क्या है, इसका डायमेंशन कैसा होता है, तो ये लंबाई है, यही है ना। तो जब भी डायमेंशन लिखेंगे उसका एक्चुअल चीज बताएंगे। जैसे सेकंड यूनिट है, बट ये है क्या, क्या है? मुझे एक शेर याद आ गया, है क्या बोले तो, देखिए एक एक शब्द से आता है, अभी बाद में द्रव्यमान ये क्या है, अब इसका डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब, अब ये मास है ना, m, डायमेंशन है, मास है कि नहीं, तो इसको मास लिखेंगे। फिर ये क्या है, समय है, सेकंड है, क्या बोलेंगे इसको, टाइम, टाइम का है ना, तो जो जिसमें है वही उसका डायमेंशन है। डायमेंशन समझ पा रहे हैं आप? डायमेंशन का मतलब जैसे कमरे का डायमेंशन क्या है, तो भाई इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और वॉल्यूम है तो ऊंचाई भी हो जाएगी। ठीक, उसी तरह से तापमान के लिए क्या लिखेंगे, और इसके लिए विद्युत धारा के लिए ए ही होगा, और इसके लिए सी होगा क्योंकि कैंडेला है, और इसके लिए क्या होगा, मोल के लिए मोल ही होगा क्योंकि मोल एक नंबर को इंडिकेट करता है, तो भाई मोल है। कोई दिक्कत? डायमेंशन जरूरी है। अब आप कहिएगा कि सर ये पूछता है, बिल्कुल पूछता है। कैसे पूछेगा मैं बता रहा हूं, वैसे सवाल बना के पूछेगा कि निम्न में से किस भौतिक राशि का यूनिट और डायमेंशन समान है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तो फंडामेंटल है ना। 2 पूरक राशियां भी होती हैं, समपूरक राशि बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री
क्वांटिटी बोलते हैं उसको, दो होती हैं। अब ये क्यों आया? ये आया कि समतल प्लेन के मेजरमेंट के लिए या कोई ठोस चीज है उसके एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। एंगल भी तो हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। किसी चीज का एंगल, जैसे 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है, तो भाई ये भी तो एंगल है। तो इसका भी मेजरमेंट संपूरक में, कंप्लीमेंट में डाल दिया गया, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज से निकाला जाएगा। तो दो क्या होते हैं संपूरक, ये लिख लिया आपने। टाइम क्या हो रहा है? टाइम है अभी? चलिए अब है संपूरक। संपूरक राशियां, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, ये कितने होते हैं? ये होते हैं दो। एक होता है समतल और एक होता है ठोसिए या सॉलिड एंगल। इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, किसी को ध्यान है? ये रेडियन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरेडियन। ठीक, ये एस्टेरेडियन है, ठोसिए कोण, कोण, हाँ, एंगल। तो ये संपूरक है। इधर कुछ सालों में कहीं किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया है इसे एज इट इज की, मतलब ये संपूरक राशियां हैं। ठीक है, बट आपको जानकारी के लिए जानना चाहिए कि ये क्या है। इसका जब सर्कुलर है, यही होता है स्टेरेडियन, एसटी, और इसका रेडियन, आरएडी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अब हमने ये एक बेसिक नॉलेज हमने ले लिया कि ये हमारा ऐसा यूनिट है और इस तरह से काम करते हैं। लेकिन अब जो हम देखेंगे, अब देखेंगे कि कैसे आपको डेराइव करना है, अब याद रखना पड़ता है। तो वो उसके लिए मैंने आपको ये क्या है, ये समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाला चीज है। ठीक है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हालांकि और भी है। पहले समझ लीजिए चाल और वेग। ये येलो दिखाई दे रहा है आपको, चाल और वेग। तो चाल क्या है? चाल है स्पीड और वेग है वेलोसिटी। तो इसके लिए आप जो भी मात्रक यूज करेंगे, इनका मात्रक चाल का क्या होगा बताइए? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में मीटर क्या है? लंबाई है, और सेकेंड क्या है? टाइम है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि नीचे वाला में +1 है, जब भी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, बेसिक रूल है ऐसे। तो ये है इसका वीमा। ये कह क्या रहा है? समान मात्रक, मतलब चाल का, स्पीड का, वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है और जो वीमा होता है वो समान होता है। मतलब वेग का जो वीमा या डायमेंशन होगा, वही डायमेंशन किसका होगा? चाल का होगा। आई बात समझ में? अब आपको ये कि चाल वेग समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड है दरअसल। स्पीड और चाल वेग दोनों में अंतर है। ये स्केलर क्वांटिटी है, बताऊंगा मैं। स्केलर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, या उस तरह के भौतिक राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, उसकी वैल्यू हो, दिशा नहीं हो। 40 किलोमीटर, इसमें दिशा नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैं बोलूं कि 40 किलोमीटर उत्तर की तरफ, इसमें एक दिशा मेंशन हो गया, ये वेलोसिटी है, वेक्टर है। वेक्टर वाले चैप्टर में देखेंगे।
फिलहाल आप जान लीजिए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चाल एंड वेग, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब भार का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा? यह उलझाने वाला चीज है। लिखेगा कि निम्न में से भार और बल का डायमेंशन है, दो दो को दे देगा, और जिसमें एक ही देगा वही सही होगा। मतलब कि दोनों का अलग अलग है, हो सकता है मिलान करने के लिए दे दे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। जो डायमेंशन भार का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, और जो ऐसा यूनिट भार का होगा वही ऐसा यूनिट किसका होगा। देखिए भार, तो ये सब हम आगे जैसे चैप्टर चलेगा ना, जैसे वर्क पावर एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, भार हो गया, वेट, द्रव्यमान, तमाम चीजें चैप्टर में हम डिस्कस करते चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत समझ गए? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो मात्रक विहीन, एक बार प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन मात्रक विहीन राशियां हैं? तो मात्रक विहीन राशियां ये होती हैं आपेक्षिक आर्द्रता, जिसको हिंदी में, आर्द्रता को हिंदी में मॉइस्चर बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, फ्रिक्शन या आवर्धन, जिसको मैग्निफिसेंट बोलते हैं। आवर्धन आपने लेंस में निकाला होगा, मैग्निफिसेंट m माइनस एच बाई वी बाई यू होता है। आपने ऊंचाइयों का रेशियो निकाला होगा 10th क्लास में जब लाइट आपने पढ़ा होगा। मैग्निफिसेंट, आवर्धन मतलब किसी चीज को बढ़ा के दिखाना। वो देखे वो चश्मा जो आकृति कम होती है और बड़ा दिखाई देता है, तो वो मैग्निफिसेंट मतलब आवर्धन करके बताता है। तो इन सब चीजों का कोई मात्रक नहीं होता। अपेक्षिक घनत्व का, अपेक्षिक आर्द्रता का, घर्षण का, आवर्धन का, इनका मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होते हैं। और कौन सी राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं? वो है टाइम। तो चूंकि अभी हमने पढ़ा था आधारभूत राशियां, अब हम आधारभूत राशियों से डेराइव्ड राशियां निकालेंगे। मतलब अब इसके अलावा जितनी भी राशियां हम पढ़ेंगे, जैसे क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल बताओ? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अब जब इसका हम मात्रक लिखेंगे तो हम बोलेंगे मीटर स्क्वायर होता है, यही बोलेंगे ना। तो क्या मीटर स्क्वायर फंडामेंटल यूनिट है? नहीं है। क्यों? उससे निकला हुआ है। लंबाई एक्चुअल है, लंबाई का क्या होगा मीटर, और चौड़ाई भी एक तरह से क्या है, लंबाई मतलब एक लेंथ ही है, तो उसको भी क्या बोलेंगे एम। तो एम क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी का जो फिजिकल यूनिट फंडामेंटल यूनिट होता है वो। समझ गए? अच्छा, डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। ये जो अभी देखेंगे आप, नहीं इसके ये डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये हर एक चैप्टर के लिए है। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया अभी बताया मैंने, लेंथ और ब्रेड्थ होता है मतलब चौड़ाई और लंबाई, तो इसका मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका कोई बोले डायमेंशन बताओ, तो निकाल लोगे डायमेंशन। आपके कॉपी में ऐसे नोट्स में यहां डायमेंशन होना चाहिए, और वो डायमेंशन आप कल मुझे लेके दिखाएंगे कि ये डायमेंशन सर हमने अब खुद निकाला है। इससे क्या होगा, इससे आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्योंकि किसी का यूनिट पूछ दे, हम आपके सामने पिछले 20 सालों में पूछे गए प्रश्नों का 10 मिनट का सेशन चलाएंगे जब हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले, और वो प्रश्न आपके इधर सामने दिखाई देगा और आपको तुरंत उत्तर देना है। ये 5 से 10 मिनट में काम कर लेना है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस चैप्टर से हमने जो पढ़ा, हमने चीजें इकट्ठा कर ली है। ठीक है, तो ये समझिए, एरिया मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा बताओ, मीटर मतलब मीटर इंटू मीटर हुआ है ना, तो मीटर क्या है एल, ये क्या है एल, तो क्या होगा एल स्क्वायर, ये होगा डायमेंशन। ठीक है, वॉल्यूम बोलते हैं जिसको
आयतन बोलते हैं, तो आयतन में 3 मीटर हो जाएगा क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, तो एल क्यू होता है, क्या हो जाएगा, मीटर क्यू है तो क्या होगा, मीटर दरअसल लंबाई है ना, तो एल क्यू। तो क्या डायमेंशन सब लोग निकाल सकते हैं? एक एक व्यक्ति, यहां जितने भी मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थी हैं, आप सबसे पूछ रहा हूं, इतना गंभीर मुद्रा में कहां चले गए आप लोग? थोड़ा सा, हाँ, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना पक्का? मैं यकीन कर लूं आप पे? नहीं करूं? बहुत बढ़िया, सच बात है, यकीन नहीं करना चाहिए महिलाओं पे, ऐसा है? नहीं, विपक्ष नहीं है हम तो, इसका नहीं ये सामान्य बात है, विपक्ष विपक्ष की बात नहीं है। आप ही लोगों का फेवर किया मैंने, शुरू शुरू में देखा है आपने, एक पुरुष की 3 पत्नियां, ये विभेद ही था। लेकिन एक एक पत्नी हो 3 पुरुषों, फिर आपको ऐसे अटपटा लगेगा, बट बैलेंस करने के लिए तो ये भी सत्य है ना? तो व्यवस्था समान, जिस समाज में व्यवस्था बराबरी का होगा वही परिपक्व समाज होता है। हमारे यहाँ स्त्रियां थोड़ा से स्ट्रांग हो रही हैं, तो क्या हो रहा है कि पुरुष वर्ग को दिक्कत हो रहा है इसमें। महिलाओं को होना भी चाहिए, क्योंकि पूरा इतिहास गवाह है, 10,000 साल का इतिहास, महिलाओं को निम्न वर्ग में गिना जाता था, शूद्र। अभी 2019 में एक वर्डिक्ट पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, आप सुने होंगे, तमिलनाडु में एक मंदिर था, उस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाएं उसमें नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो अशुद्ध मानी जाती थी। ये नीचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसे कुछ नहीं है, जाएंगे। और ये 600 साल पुराना फैसला रंजन गोगोई ने लास्ट में अपने रिटायरमेंट के पहले पहले तक देके, और ये फैसला गया, अब जा सकते हैं। पूरा विवाद हुआ, अरे ये तो अनर्थ हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब लोग ठीक है, अब भगवान नाराज होके नहीं आ गए धरती पे। ठीक है, ऐसा अधर्म थोड़ी है, धर्म है, भेदभाव ठीक नहीं है। चलिए, भगवान आएंगे, आपको लगता है कि कभी अधर्म होगा तो भगवान आएंगे? श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, वो आप जानते होंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनाय अर्थे संभवानि युगे युगे। ईश्वर, मारो फिर तो जोर से मारो यार। चलिए, तो अब पढ़ लिए ज्यादा कि और कुछ बताएं आगे? 3 यूनिट है, बस हो गया आज इतना ही। कल हम और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ये तो बेसिक चीजें थी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे सेम रोकते हैं। ठीक है, हाँ, इन सब चीज ये इन सब का डायमेंशन लिख लीजिएगा। डायमेंशन लिखने के पीछे एक कारण है कि आपको याद हो जाएगा यूनिट। और कल हम प्रश्न तो कराएंगे ही, जितने भी 20 सालों में पूछे गए अलग अलग एग्जामों में, कि एन ये न्यूटन है, पास्कल। हालांकि अगर नहीं समझ में आए तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जब चलेगा ना, प्रेशर जब चलेगा, उसमें पास्कल बताएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।